विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा की तैयारी के क्रम में दूसरे वीडियो में हम देखते हैं कुछ अन्य प्रश्न गणित से। जैसे एक प्रश्न है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। ये एक एपी है। समांतर श्रेणी के nवां पद 78 है, इस प्रकार से हमें लिख के दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे nवें पद का सूत्र an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d। nवें पद का सूत्र है an बराबर a धन n माइनस 1 गुणा d। क्योंकि nवां पद हमें दिया हुआ है 78, तो हम मान के चलेंगे ये रहा 78। और पहला पद देखिए समांतर श्रेणी का नजर आ रहा है, पहला पद है 3। क्योंकि हमें कौन से नंबर का पद है यही पता करना है, यानी कि n अज्ञात है, n ऋण 1। d हो गया सार्वांतर, सार्वांतर हमेशा अगले पद से पिछला पद घटा के मिलेगा। तो 8 से 3 घटाते हैं तो 5 मिलेगा, तो ये हो गया सार्वांतर 5। आप 13 से 8 घटाइए तो भी 5, 18 से 13 घटाएं तो भी 5। अब इसको सरल कर लेते हैं, 3 यहाँ जोड़ में है तो इधर घटाने में आ जाएगा 78 ऋण 3। यहाँ बचता है n ऋण 1 गुणा 5। 78 से 3 कम करके बनता है 75 बराबर n ऋण 1 गुणा 5। ये 5 इधर गुणा में है, भाग में चला जाएगा, 75 बटा 5 इधर रह गया n ऋण 1। यह आ गया 15 पंजे 75 और n ऋण 1 का मान ये है, तो n कितना होगा 15। ये 1 इधर जोड़ में चला जाएगा, 15 और 1 16। 16 n का मान है या n बराबर 16 है, एक ही बात है। यानी इस एपी का 16वां पद 78 होगा। इसको हम उत्तर के रूप में लिखेंगे। दी गई एपी यानी 3, 8, 13, 18 सो ऑन का 16वां पद 78 होगा। ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, अब एक और प्रश्न लेंगे। इसके बाद 12वां सवाल है, हमें शून्यक दिए हुए हैं। शून्यक ऋणात्मक 3 और 4 वाला द्विघात बहुपद कौन सा है, यानी हमें द्विघात बहुपद बनाना है। हमें याद होगा कि शून्यक यदि हमें दिए हों तो हम द्विघात बहुपद किस प्रकार से लिखते हैं। तो इसको आप अल्फा मान लीजिए, इसको आप बीटा मान लीजिए, हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता, आप इसको अल्फा और इसको बीटा मान सकते हैं। तो शून्यकों के रूप में हम द्विघात बहुपद को ऐसे लिखते हैं। यदि चर को x चुना जाए तो द्विघात बहुपद है, सबसे बड़ी घात 2 लेनी पड़ेगी, x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा यानी शून्यकों का योग गुणा x धन शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा। तो ये है शून्यकों के रूप में द्विघात बहुपद। तो हमें यहाँ पर शून्यकों का योगफल लिखना पड़ेगा, x² उतारा आपने, अल्फा धन बीटा यानी इनका जोड़ ऋणात्मक 3 और 4, इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे, अच्छा पहले लिख लेते हैं, ऋणात्मक 3 धन 4 ये लिख लिया गुणा x, और इनकी गुणा करनी है अल्फा गुणा बीटा, तो ऋणात्मक 3 गुणा 4। इसको सरल कर लेते हैं, x का वर्ग ऋण 4 में से 3 घटा के कितना मिलेगा 1, यानी 1x को मैं x भी लिख सकता हूँ, और 4 तियां 12, ये ऋणात्मक 12 आएगा, तो ऋण और धन की गुणा से प्राप्त हुआ ऋण 4 तियां 12। तो ये बना द्विघात बहुपद यदि शून्यक हमें पता हो। ठीक है, इसके बाद देखें अगला प्रश्न, यदि cot a 8/15 हो तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बड़ा सरल है, क्योंकि cot a और tan a एक दूसरे के ठीक उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होता है। तो हमको प्राप्त करना है tan a, तो हम लिखेंगे tan a बराबर 1/cot a। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/cot a कितना है 8/15, 8/15। तो इसका ठीक उल्टा हो जाता है, ये 15/8। ये मिल गया हमें tan a का मान। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हल करने की आवश्यकता पड़ी नहीं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जानते हैं हम tan a क्या होता है। tan a होता है लंब बटे आधार, और cot a क्या होता है, cot a होता है आधार बटा लंब बटा लंब। तो यहां से भी समझा जा सकता है, यदि cot a 8/15 है
कॉट ए 8/15, ये 8 ये 15, तो tan ए क्या होगा, लंब बट्टे आधार हो जाएगा, इसका उल्टा 15/8। अब जैसे जिस भी तरह से आप इसको लिखें उत्तर मान्य रहेगा, चाहे आप इस तरह से करें चाहे आप इस तरह से समझ के करें। ठीक है, और छोटा प्रश्न है 1 नंबर का, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं। देखिए, यदि किसी बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए यदि इसकी माध्यिका और बहुलक क्रमशः 45 और 13 दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है 1 नंबर में कि अभी न आंकड़े यहाँ पर दिए हुए हैं, न वर्गीकृत न अवर्गीकृत, किसी भी प्रकार के आंकड़े हमारे पास नहीं है, सिर्फ क्या दिया गया है, माध्यिका दी हुई है ये 45 और बहुलक दिया हुआ है ये 13। तो माध्यक और बहुलक के बीच में जो संबंध होता है वो हमें याद होना चाहिए, उसके बिना हम इसके सरल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं संबंध लिख लेता हूं। हमने पढ़ा हुआ है 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक, एक बार बहुलक धन 2 गुणा माध्य। अब हमें क्या प्राप्त करना है, माध्य, ये माध्य, तो ये ऐसा ही छोड़ेंगे, बाकी सबके मान हम रख देते हैं। माध्यक कितना है, माध्यक और माध्यिका एक ही चीज़ है यहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे, माध्यिका भी कहा जाता है माध्यक को। ठीक है, तो माध्यिका या माध्यक हो गया 45 और बहुलक दिया हुआ है 13 और 2 गुणा माध्य हम इसका ज्ञात कर लेंगे। तो 45 तियाँ कितना होता है, 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 चौके 12 और 1 13, 135 और ये हो गया 13 धन 2 गुणा माध्य। तो 135, ये 13 इधर पक्षांतर हो जाएगा, 135 ऋण 13 बराबर 2 गुणा माध्य। तो 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 घटा के 2, 122 और यहाँ आ जाएगा माध्य, ये 2 इधर गुणा में था, मैं इसे भाग में भेज दे रहा हूँ। तो ये देखिए कितना मिल गया, 2 से 12 कट गया 6, 61, तो माध्य प्राप्त हुआ 61, 61। तो ये इसका रहा उत्तर। तो ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला सवाल है, 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इसको किस तरह से हल करेंगे, परिधियों का अनुपात हमें दिया हुआ है, परिधि को यदि हम C अक्षर से निरूपित करें तो C1 अनुपात C2 हमको दिया हुआ है 2:3, 2:3। अब हम दोनों वृत्तों की परिधियों को लिख लेते हैं। परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब पहला वृत्त है तो R1 ले लेते हैं उसकी त्रिज्या, दूसरा होगा तो R2 ले लेंगे, तो 2πr2 ये दिया हुआ है 2:3। देखिए अनुपात यानी कि हम इसको बटे में लिख सकते हैं, 2πr1 बटे 2πr2 बराबर 2/3। 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, क्या मिला हमें, R1 बटा R2, जो कि वापस वही आ गया है। यानी R1 R2 क्या है, त्रिज्याएं, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं, अर्थात R1 अनुपात R2 हमें मिलेगा 2:3। भाई यही है उत्तर। अब इसको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इसे याद भी रख सकते हैं कि परिधियों का अनुपात जितना होता है त्रिज्याओं का अनुपात भी उतना ही रहता है, ये ध्यान रहे। हाँ, लेकिन क्षेत्रफल के केस में ऐसा नहीं होगा, तो ये बात ध्यान रहे। यदि परिधियों का अनुपात दिया है तो त्रिज्याओं का अनुपात भी उतना ही आएगा, या यूं कहें यदि त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो तो परिधियों का अनुपात पूछा हो तो वो समान ही रहेगा। ठीक है, क्षेत्रफल के केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अगला देखें, इसके बाद है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, हालांकि ये बराबर हो नहीं सकते, लेकिन संख्यात्मक, एक शब्द लिखा हुआ है संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कि जो नंबर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि परिमाप तो मिलेगा मीटर में या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में,
जबकि क्षेत्रफल मिलेगा वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग मीटर में या वर्ग किलोमीटर में। इसलिए यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है संख्यात्मक रूप से, उनका जो आंकिक मान है वो बराबर होंगे। ठीक है, तो हमें बताना है ऐसी स्थिति में उस वृत्त की त्रिज्या क्या रहेगी। तो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल हम ऐसा करते हैं, बराबर लेके चलते हैं। ये लिखा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिमाप। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, आर का वर्ग। वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब यदि हम देखें पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर गुणा आर, और इधर क्या हो गया 2 गुणा आर, क्योंकि अब पाई तो हमने कैंसिल कर लिया। तो एक आर से ये आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ आर, जो कि 2 के बराबर आया। ठीक है, 2 मात्रक या 2 इकाई। तो आप कहेंगे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 इकाई हो तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से बिल्कुल बराबर आएगा। ठीक है, तो यही है इसका उत्तर। इसके बाद एक और प्रश्न है, 17वां प्रश्न ले लेंगे। तो ये प्रश्न है, त्रिज्या आर के एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो ये रहा वृत्त, हम इसमें से एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। देखिए ये रहा एक अर्धवृत्त, और हम जानते हैं अर्धवृत्त पर यदि कोई त्रिभुज बनाया जाए तो वो समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, ये हम कक्षा 9 से पढ़ा हुआ है हमने। तो इसके अंदर मैं एक त्रिभुज खींच लेता हूं। अब आप वो कहीं भी खींचेंगे तो वो समकोण त्रिभुज ही बनेगा। ये लीजिए, ठीक है, और ये हो गया इसका वृत्त का व्यास है, तो ये केंद्र जरूर होगा यहाँ पर। ये मैं त्रिभुज की ऊंचाई खींच देता हूं, तो ये क्या ये हो गया वृत्त की त्रिज्या, जबकि ये पूरा व्यास हो गया है, तो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। ये केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये हो गई त्रिज्या। ठीक है, तो अगर इसका नामकरण किया जाए तो ये हो गया ए, ये बिंदु बी, और ये हो गया सी। अब थोड़ी सी गणनाएं कर लेंगे यहाँ पर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वो हो जाएगा 1/2 आधार यानी कि ए बी और ऊंचाई यानी कि ओ सी। ठीक है, तो ये बन गया 1/2 आधार यानी कि त्रिज्या का दुगना यानी 2r, और ऊंचाई यानी कि त्रिज्या ये r। ठीक है, ये आधार और ये ऊंचाई, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 और r गुणा r, r का वर्ग। तो यहाँ पर देखें कोई विकल्प ऐसा हो तो देखिए पहला विकल्प ठीक है, यानी अर्धवृत्त पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा r स्क्वायर त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, इतना वर्ग मात्रक। ठीक है, इकाई का वर्ग लिखें या वर्ग इकाई बोलें। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किस स्थिति में साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। यदि आप मानों को ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि 45 अंश के मान पर ये दोनों बराबर होते हैं। एक तो ये सीधे उत्तर हो गया, लेकिन इसको हल किस तरह से करेंगे। हल करने के 2-3 तरीके यहाँ पर संभव हैं। तो एक तो ये है कि जैसे मैं लिखूं साइन थीटा और कॉस थीटा से इसे भाग दे देते हैं बटा कॉस थीटा, तो देखिए राइट साइड में कितना मिलेगा 1। कॉस थीटा को कॉस थीटा से भाग देने पर 1 प्राप्त होगा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा 1। अब आपको पता है टेन थीटा कहाँ पर 1 होता है। हमने प्रथम चतुर्थांश के कोण ही पढ़ रखे हैं 0 से 90 कक्षा 10 में, तो उसी के बीच में बात करेंगे कि टेन थीटा कहाँ पर 1 होता है। हमें मालूम है टेन 45 अंश पर 1 होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो थीटा का मान 45 अंश होना चाहिए। तो ये रहा इसका उत्तर। इसको एक और तरीके से किया जा सकता है। देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा की बात हुई है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है,
लंब बटा कर्ण, और cos थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण और आधार बटा कर्ण बराबर है, दोनों तरफ कर्ण है, यानी कर्ण से कर्ण को आप कैंसिल करें इस टाइप से, तो क्या देखेंगे? लंब और आधार आपको मिले बराबर, लंब और आधार आपको बराबर मिले। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में यदि लंब और आधार बराबर है, इसका क्या मतलब होता है? ये लंब ये आधार अगर बराबर मिल रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ है कि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? ये दोनों कोण बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक है। यानी ये 90 और ये दोनों बराबर, इसका मतलब ये 45-45 है। इससे भी समझा जा सकता है। तो ये दोनों तरीके संभव है। ये करने में ज़्यादा सरल है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी समझा जा सकता है, ठीक है। जो आपको सरल लगता हो इस तरह से आप इसे हल कीजिए, दोनों तरीके से करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अगला एक सवाल ले लेते हैं। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a। देख सकते हैं दोनों में 9 को कॉमन लिया जा सकता है। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 तो हमने कॉमन ले लिया है, तो ये 10 स्क्वायर a। अब याद कीजिए sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर क्या होता है? ये एक सूत्र है, ये होता है 1। sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर होता है 1। तो यहाँ से मिलेगा 9 एकम 9। बहुत सरल प्रश्न, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। फिर एक 20वां प्रश्न ले लेते हैं। ऋणात्मक 6 और 4 की मूल बिंदु से दूरी। देखिए मूल बिंदु का मतलब हुआ 0 0, ये दूरी सूत्र से होगा, तो दूरी सूत्र लिख लेंगे। तो ये रहा दूरी सूत्र, वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें आप इसको x1 y1, इसको x2 y2 ऐसा आप कह सकते हैं। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पर x2 y2 और यहाँ पर x1 y1 भी लिख लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो x2 कितना हो गया? 0 0 माइनस माइनस 6 यानी कि प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 8 और इसका होल स्क्वायर। 0 धन 6, 6 का वर्ग हो गया 36। 0 में से 8 घटा के ऋणात्मक 8, उसका वर्ग करेंगे तो 64। 64 और 36 जोड़ लीजिए, कितना होता है? 100, और 100 का आपने वर्गमूल प्राप्त किया, वो होता है 10 इकाई। तो ये मिल गया दूरी सूत्र की मदद से मूल बिंदु से P तक की दूरी। अगर मैं मूल बिंदु को O कहूं तो दरअसल में ये OP दूरी प्राप्त हुई है, ठीक है, ये OP प्राप्त हुआ। तो बाकी प्रश्नों के साथ मैं अगले वीडियो में, क्योंकि फिर लंबी वीडियो हो जाएगी। थैंक यू।